ज्योति आज फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। आज की क्लास में क्लास 11 का हमने सेशन स्टार्ट किया है, जिसमें हम फर्स्ट टॉपिक क्लियर करेंगे, जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। और ये फिजिकल वर्ल्ड आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही आसान कर दिया जाएगा। तो इस क्लास को मिस मत करना, पूरी देखना। और यदि वीडियो पसंद है तो उसको लाइक करना, और यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए सभी लोग, स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिल्कुल फोकस करेंगे, सामने की तरफ देखेंगे आप सभी लोग मेरी तरफ, ठीक है ना। और बेसिक आप लोगों का क्लियर हो चुका है, तो अब उस बेसिस के बेसिस पर हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्लास 11 का इंग्लिश मीडियम का, जिसका नाम क्या है, फिजिकल वर्ल्ड। तो जानेंगे कि फिजिक्स की दुनिया क्या होती है और फिजिक्स किस तरह का सब्जेक्ट है और ये कितना लविंग सब्जेक्ट है। अगर आप इस चैप्टर को पहले स्टडी कर लेते हैं तो आपको फिजिक्स पढ़ने में काफी इंटरेस्ट आने वाला है। ओके, फिजिक्स या साइंस में हम क्या चीज स्टडी करते हैं? तो आंसर है फिजिक्स या साइंस में हम नेचर को स्टडी करते हैं। किसको स्टडी करते हैं? नेचर। तो फिर ये नेचर किसको कहा? नेचर किसको कहना है? तो नेचर जो होता है उसको, उसका नाम होता है यूनिवर्स। तो नेचर को हमने क्या कहा है? यूनिवर्स। जो आप चारों तरफ देख रहे हो, अर्थ पे आप रहते हो तो आप अर्थ को ही जानते हो, अर्थ से बाहर तो गए नहीं हो। लेकिन अर्थ से बाहर क्या है? सन है, स्टार्स है, प्लैनेट्स है। तो ये पूरा क्या बनता है? हमारा यूनिवर्स बनता है। उसी को क्या कहा जाता है? नेचर कहा जाता है। तो नेचर का मीनिंग क्या होता है? बेसिकली यूनिवर्स। अब ये जो हमारा यूनिवर्स होता है, ये बेसिकली कौन सी चीजों से मिलकर बना है? तो आंसर है 100 बिलियंस, यानी कि 100 अरब गैलेक्सीज। गैलेक्सीज के बारे में क्लास साइंस में आपने क्लास 10 में साइंस में आपने थोड़ा बहुत स्टडी किया होगा। तो ये किससे मिलकर बना हुआ है? गैलेक्सी। अब ये जो हमारी गैलेक्सीज होती हैं वो किससे मिलकर बनी हुई है? तो आंसर है वो स्टार से मिलकर बनी हुई है। और एक गैलेक्सी में लगभग 100 अरब यानी कि 100 बिलियंस क्या होते हैं? स्टार्स होते हैं। इतनी बड़ी क्वांटिटी। और इन सबको मिलाकर क्या बनता है? हमारा यूनिवर्स बनता है, यानी कि हमारा क्या बनता है? नेचर। अब इस नेचर में हम लोगों ने देखा कि एक नई चीज और होती है, होता है हमारा, उसका नाम हम लोगों ने रखा है यूनिवर्स। अब ये यूनिवर्स में एक चीज और होती है, जैसे आप देखिए एक स्टार है और काफी दूर पर, काफी डिस्टेंस पर हमारी अर्थ है। तो सन से हमारी अर्थ की डिस्टेंस 15 करोड़ किलोमीटर है। तो इतना डिस्टेंस है, और उस डिस्टेंस के बीच में क्या है? तो आंसर कुछ नहीं है, खाली स्पेस है। तो यूनिवर्स का आधे से ज्यादा भाग तो एम्प्टी ही है, खाली है, जिसमें कुछ नहीं है। और उस कुछ नहीं है का नाम हमने क्या रखा है? एम्प्टी स्पेस। क्या नाम लगाएगा? एम्प्टी स्पेस। ओके, अब इस एम्प्टी स्पेस जो हम बोल रहे हैं, खाली स्थान को बोल रहे हैं, साइंटिस्टों ने आगे जाके एक डिस्कवरी की। किस तरह से डिस्कवरी की कि हम देखते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को जैसे हम रिलीज करेंगे तो ये अर्थ की तरफ, नीचे की तरफ गिरती है। क्यों? क्योंकि अर्थ इस पर एक फोर्स लगाती है। उस फोर्स का नाम क्या होता है? ग्रेविटी। ठीक है, तो अर्थ ने तो इसको फोर्स लगाया। अर्थ पे कौन फोर्स लगा रहा है? तो उसका आंसर है सन लगा रहा है। तो सन को जबकि इतनी डिस्टेंस पर है, उसके रास्ते में कुछ नहीं है, फिर भी सन जो है वो अर्थ को क्या करता है? खींच कर रखता है, उसको अपनी तरफ खींचता है, यानी कि उस पर क्या लगाता है? उस फोर्स का नाम क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और हमने आगे जाके ये स्टडी किया कि इस नेचर में, इस पूरे यूनिवर्स में जो प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, और ये पूरा हमारा नेचर बना, ये सब किस फोर्स के बेसिस पर चल रहे हैं? तो एक ही फोर्स का नाम है, जिसका नाम क्या रखा? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही ये गैलेक्सीज आपस में बंधी हुई है, स्टार आपस में बंधे हुए हैं, स्टार से प्लैनेट आपस में बंधे हुए हैं। तो इतना जबरदस्त फोर्स है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन साइंटिस्टों ने क्या देखा कि उन लोगों ने यूनिवर्स का मास देखा कि कितना मास होता है, और उस मास को जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि ये मास उतना नहीं है। अगर, और एक चीज हम जानते हैं, पहले से ही जानते थे कि मास के कारण क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्स को बांधने का काम करता है। लेकिन वो मास इतना ज्यादा नहीं आता कि वो पूरे यूनिवर्स को बांध के रखे। तो वहां से एक नई चीज की डिस्कवरी हुई, इसको हम बोलते हैं डार्क मैटर। क्या नाम दिया उसको? डार्क मैटर। और आपके पूरे के पूरे यूनिवर्स में, इतने विशाल यूनिवर्स में डार्क मैटर का कितना हिस्सा है? 90%। इतना केवल 10% हिस्सा किसका? ये गैलेक्सी वगैरह आती है। और गैलेक्सीज का साइज इतना बड़ा होता है, लाइट ईयर्स में साइज होता है। और फिर उसमें क्या कहते हैं? स्टार्स की संख्या क्या होती है? बिलियंस में होती है, अरबों में। करोड़ों में नहीं, अरबों में। इस तरह से अब ये जो डार्क मैटर है, उन्होंने इसको एक नाम दिया, इसको नाम दिया मासिव एस्ट्रोनॉमिकल कॉम्पैक्ट हैलो ऑब्जेक्ट। इसको इंडिकेट करते हैं MACHOS से, और इसको हिंदी में नाम रखा गया विशाल खगोल भौतिकीय
कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट का मतलब होता है डेंस, यानी कि सरल प्रभाव मंडल। तो ये चीज हमने किसको नाम दिया है? यस, ये जिस चीज से बना हुआ है उसका नाम क्या रखा? मासिव एस्ट्रोफिजिकल कॉम्पैक्ट हेलो ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, इसको बोला जाता है। तो ये हमारा क्या हुआ? नेचर। ओके, तो हमको इसी नेचर के बारे में स्टडी करना होता है, किसमें? साइंस में। ओके, तो अब हम साइंस की तरफ बढ़ते हैं। ये सब चीजें आज की जनरेशन में हमको पता चली है, पुराने टाइम पीरियड पर हमको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो हम उस समय से स्टार्ट करेंगे जिस समय से ये हमारी दुनिया स्टार्ट हुई, ठीक है। तो हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले हम एक मीनिंग जानेंगे, इसका नाम क्या है? साइंस। साइंस किसको कहा जाता है? साइंस का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? नॉलेज। बट हम नॉलेज को ही साइंस नहीं कहेंगे, तो हम किसको साइंस कहेंगे? तो देखिए, साइंस के अंदर एक 1 लाइन डेफिनेशन बनाई हुई है, साइंस इज ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। किस तरह का नॉलेज है? एक सीरियल में बना हुआ नॉलेज है। नॉलेज तो है, बट कैसा है? ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है। अच्छा, ओके, उससे पहले एक और चीज मैं बात कर रहा था कि इतनी सारी चीजें आपने देखी कि नेचर में इतनी सारी चीजें होती हैं, और नेचर हमारा यूनिवर्स है। यूनिवर्स गैलेक्सी से बना हुआ है, गैलेक्सी स्टार से बनी हुई है, और हर स्टार का एक प्लेनेट होता है। उस प्लेनेट पर हम लोग रहते हैं, और उस प्लेनेट पर रहकर हम उस प्लेनेट के बारे में ऑब्जर्व करते हैं कि उस प्लेनेट पर क्या क्या चीजें हो रही है और क्या क्या चीजों को हम समझ सकते हैं, उनके बारे में डिस्कवरी कर सकते हैं। तो हम अर्थ पर आ जाते हैं, इतनी बड़ी चीजों को हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम कहाँ पर आ जाते हैं? अर्थ पर आ जाते हैं। अब हम अर्थ पे आ गए, और अब अर्थ पर हम खड़े हुए हैं और हमारा जन्म हुआ है। ये उस समय की बात है जिस समय ये दुनिया शुरू हुई और लोग बागों ने इसके बारे में सोचना स्टार्ट किया। तो जो लोग इसके बारे में सोचते थे उनको बोलते थे फिलोसफर, और वो सोच कर जो ज्ञान हमको बताते उसको बोलते थे फिलॉसफी। क्या बोलते थे भाई? फिलॉसफी। तो एक आदमी ने देखा कि एवरीडे सनराइज होता है। क्या होता है भाई? सनराइज। एक तरफ से सन हमको दिखता है, बट थोड़े टाइम बाद वो सन सेट हो जाता है, फिर सनराइज होता है, फिर सन सेट हो जाता है। तो उन लोगों ने सोचकर हमको बताया कि भाई अर्थ के चारों तरफ कौन घूमता है? आंसर है सन घूमता है। सन घूमेगा तभी तो क्या होगा? सनराइज होगा और सनसेट होगा। ये हमने सोच लिया, जान लिया, और इसको हमने बुकों में लिख दिया। फिर हमारी जनरेशन एक स्टेप आगे बढ़ी। हम लोगों ने क्या सीखा कि अर्थ रेस्ट है और सन उसकी क्या कर रहा है? परिक्रमा कर रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, उसके चारों तरफ घूम रहा है। अगली जनरेशन ने आके इसको पढ़ा। फिर दूसरी जनरेशन के आदमी ने ये सोचा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि सन रुका हो, अर्थ उसके चारों तरफ घूम रही है? तो अगर ऐसा भी होगा तब भी क्या होगा? सनराइज हो सकता है और सनसेट भी हो सकता है। एक आदमी का सोचना क्या था कि अर्थ रेस्ट है, सन उसके चारों तरफ घूम रहा है। दूसरे आदमी का सोचना क्या है? ये सन रेस्ट है, अर्थ उसके चारों तरफ घूम रही है, तब भी क्या होगा? सनराइज होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखा? नॉलेज मतलब ज्ञान देखा, मतलब इस प्रकृति में, इस नेचर में जो भी चीज हो रही है उसमें से एक चीज का नाम क्या है? सन का राइज होना और सन का सेट होना, यानी कि सुबह होना और शाम होना और रात होना, दिन रात होना। ये एक ऑब्जर्वेशन है, ये हम देखते हैं। अच्छा, एक और चीज, उस समय लोगों ने, अब सन तो चला गया भाई, अब राइट वो रात हो चुकी है, नाइट हो चुकी है, तो हमको रात में गैलेक्सी दिखती है। गैलेक्सी नहीं दिखती तो हमको स्टार्स नजर आते हैं। जहां तक हमारी आंखों की ऑब्जर्वेशन है तो हमको क्या दिखता है? रातों में बहुत ढेर सारे स्टार नजर आते हैं। अब हम देखते हैं कि ये स्टार्स जो होते हैं वो अपनी लोकेशन को चेंज करते रहते हैं। कभी स्टार की लोकेशन ये है, कभी स्टार की लोकेशन ये है, कभी स्टार की लोकेशन ये है। तो ये भी क्या है? हमारा ऑब्जर्वेशन। हम नेचर को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं भाई? नेचर को देख रहे हैं। अब इसको सोचेंगे हम कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है, तो पहले तो हम क्या कर रहे हैं? उसको देख रहे हैं, अपने नॉलेज को डेवलप कर रहे हैं। तो पहला काम क्या होता है? देखना। इसी तरह से हम क्या देखते हैं कि आधा एक साल में 3 महीने पानी टपकता है, 9 महीने पानी नहीं टपकता। फिर एक साल फिर से होता है, फिर से पानी टपकता है, फिर नहीं टपकता। आधा साल हवा इधर से आती है, आधा साल इधर से आती है। तो ये भी क्या है? ऑब्जर्वेशन है, प्राकृतिक घटनाएं। क्यों हो रहा है ऐसा, ये हम जानना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि जब बारिश के समय में हमको रेनबोज नजर आता है। क्या नजर आता है? रेनबोज। कलर होते हैं उसमें, ओके। अब उसमें कलर कहां से आ गए? इसी तरह से हमने देखा कि एक पहाड़, हमने देखा बहुत ऊंचा पहाड़ है, उस पर जब हम ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो हमको बड़ी थकान महसूस होती है। क्यों होती है भाई? और फिर जब ऊपर से नीचे आते हैं तो हमको बड़ा रिलैक्स फील होता है, बड़ी आसानी से जाते हैं। ये क्या देख रहे हैं? हम नेचर को देख रहे हैं, क्योंकि अभी तो हम अर्थ पर है ना, और अभी हमारी आंख खुली है और हमने देखना स्टार्ट किया है।
इस तरह से। तो ये सब क्या चीजें हैं, ये सब ऑब्जर्वेशन है जिसको हम देखते हैं और फिर उसको हम क्या करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं। और वो जिस चीज में हम स्टडी करना चाहते हैं उसी का नाम क्या रखा हम लोगों ने, साइंस। साइंस मतलब हमने नॉलेज को बढ़ाना, क्या बढ़ाना, नॉलेज। अब देखिए ये जो साइंस होता है हमारा, इसमें इसकी दो तरह के वर्ल्ड है, एक इंटरनल वर्ल्ड होता है और एक फिजिकल वर्ल्ड होता है। अब इंटरनल वर्ल्ड हम किसको कहेंगे, इंटरनल वर्ल्ड हमारे अंदर की दुनिया होती है कि हम किस तरह का काम करना पसंद करते हैं, हमारी थिंकिंग क्या है, ठीक है, हमारा कल्चर क्या है, हमारी इंटेलिजेंस क्या है, हमारा आर्ट क्या है, और ये सब क्या है हमारे स्वभाव से पैदा होते हैं, बाहर कुछ नहीं है, इसलिए इसका नाम क्या है, इंटरनल वर्ल्ड, जो हमारे अंदर की दुनिया है, राइट। अब हम बाहर की दुनिया की बात करें तो बाहर की दुनिया में आपको चीजें दिखेंगी, पानी गिरता हुआ दिखेगा, पानी फ्लो होता हुआ दिखेगा, हवा चल रही है, चिड़िया उड़ रही हैं, तारे घूम रहे हैं, हमारा प्लेनेट का मूव कर रहा है, दुनिया भर की चीजें आपको कहाँ दिख रही है, बाहर दिख रही है, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो चीज है उसका नाम क्या रखा हमने, ओके। अब साइंस की दुनिया में अंदर की चीज का नाम रखा इंटरनल वर्ल्ड, और साइंस की दुनिया में बाहर जो उनको दिखता है उसको हम स्टडी करके अपने नॉलेज को डेवलप करना चाहते हैं, उसका नाम क्या रखा हमने, फिजिकल वर्ल्ड। अब इस फिजिकल वर्ल्ड को आप डेवलप करने के लिए हमारी बॉडी में ईश्वर ने हमको एक कैपेबिलिटी दी है, कुछ सेंसर दिए हुए हैं। किस तरह के सेंसर दिए हुए हैं कि हम किसी चीज को टच करते हैं, वी कैन टच एनीथिंग, जैसे हम टच करेंगे तो हमको एक फीलिंग आती है, ठंडा है, गर्म है, तो हम टच कर रहे हैं, ये हमारी बॉडी का क्या है, सेंसर है, स्किन टच करके सेंस किया। इसी तरह से ये व्हाइट है, ये ब्लैक है, ये रेड है, ये क्या है, हमारी आइस है, इससे हम देख रहे हैं कि दुनिया कलरफुल है, तो अगला सेंसर क्या हुआ, यस आइस, ओके। इसी तरह से एक ट्रेन निकलती है हमारे सामने से, या बस निकलती है, या कार निकलती है, वो हॉर्न बजाती है, और हॉर्न बजाती है, हमको कुछ सुनाई देता है, एक सेंसेशन हो रहा है, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो ये क्या है, सेंसेशन है, इसका मतलब कान है हमारे पास जिससे हम सुन सकते हैं। इसी तरह से नाक से हम सूंघ सकते हैं, कहाँ अच्छा है, कहाँ बुरा है, ठीक है। उसी तरह से एक पांचवा क्या होता है, टेस्ट करना, मुंह से हम टेस्ट कर सकते हैं, जीभ से टेस्ट करेंगे उसको, खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, कैसा है। तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर 5 तरह के सेंसर होते हैं, और इन सेंसर का प्रयोग करके हम अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, और अगर ये सेंसर नहीं होंगे तो आप नॉलेज को डेवलप नहीं कर पाओगे। अच्छा, फिर से अब हमने देखा ये ऑब्जेक्ट कलरफुल है, रेड है, वो व्हाइट है, क्या कर रहा है, देख रहा है। एक आदमी जोर से बोलता है, एक आदमी बड़ा स्लो बोलता है, क्या कर रहा है, सुन रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से हमने किसी चीज को टच किया तो हमारी बॉडी के अंदर एक फीलिंग आती है, अरे ये तो बहुत गर्म है, इसको टच किया तो ये तो बहुत ठंडा है, और इसको टच किया ये तो मीडियम है, दोनों के बीच में। तो ये क्या कर रहा है, टच कर रहा है, हीट को ऑब्जर्व कर रहा है, हीट को महसूस कर रहा है कि गर्म है या फिर ठंडा है। इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ा रहे हैं, इस नेचर में आता है। अब हम समझ रहे हैं कि हमारी बॉडी के अंदर सेंसर होते हैं, और अब हम सेंसर का प्रयोग करके हम दुनिया में घूमने चले गए। अब हम दुनिया में जा रहे हैं, हमने रास्ते में जो भी कुछ देखना है, पहले हम काम क्या करेंगे, देखेंगे। तो देखेंगे, हमने क्या देखा कि हमारे घर के बाहर एक नाली है, उसमें पानी फ्लो हो रहा है, क्या फ्लो हो रहा है, वाटर। अब हमने देखा कि वाटर जो फ्लो होता है वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है, कैसे जा रहा है, लेफ्ट टू राइट। तो मैंने सोचा ठीक है, ये लेफ्ट टू राइट आज जा रहा है, शायद कल राइट टू लेफ्ट चला जाए। तो मैं कल आके देखा क्या, लेफ्ट टू राइट जा रहा है। अगले दिन आके फिर देखा, अभी भी कहा जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है। पूरा बुरा हो गया, मैं देखता आ रहा हूँ, लेकिन अभी भी कहा जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, और पूरी जिंदगी निकल गई। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा ऑब्जर्वेशन, हमने इसको देखा। इसी तरह से हमने देखा, क्या देखा कि बारिश होती है, ठीक है, बारिश होती है, पानी ऊपर से कहाँ आता है, नीचे की तरफ आता है। फिर हम एक पेड़ को देखते हैं, और उस पेड़ की सबसे ऊंची वाली पत्ती को देखते हैं, वो कैसी होती है, ग्रीन होती है। तो इसका मतलब यह है कि ग्रीन वो तभी हो सकती है जब पानी कहाँ जाए, ऊपर, लेकिन पानी तो नीचे टपकता है, पानी ऊपर कैसे पहुंच गया, ये क्या है, ये भी हमारा क्या है, ऑब्जर्वेशन है। तो ये सब देखने के लिए हमको क्या चाहिए, आई, और आइस नहीं होगी तो हम नहीं देख पाएंगे। इसी तरह से पहाड़ से वाटर फ्लो होता है, अब पानी हमेशा कहाँ आता है, नीचे उतर के आता है, ऊपर तो नहीं जाता, और हमने देखा। तो पहला काम क्या है, हमारा ऑब्जर्वेशन। साइंस की दुनिया में जो आपके पास सेंसर है, उनको देखकर आपको क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करना है, ये पहला स्टेप है। अब देखिए आप थोड़ा सा एक चीज समझ लीजिए, हम ये समझ गए कि साइंस एक नॉलेज है,
उस नॉलेज के दो पार्ट है, एक इंटरनल वर्ल्ड है जो हमारे स्वभाव से पैदा होता है, और एक फिजिकल वर्ल्ड है जो बाहर की दुनिया के बारे में हमको बताता है। उसके लिए हमको क्या चाहिए? सेंसर। अब हमने साइंस की वन लाइन डेफिनेशन बनाई है, साइंस इज ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। इसका क्या मतलब है? तो इसका ये मतलब है, हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले काउंटिंग करना सीखा, 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, 3 क्या होता है, 4 क्या होता है, 5 क्या होता है। उसके बाद हमने काउंटिंग जब सीख ली, अक्षरों को पहचानना सीख लिया कि 1 किसको कहना, 2 किसको कहना, 3 किसको कहना, 4 किसको कहना, तो हम क्या सीख गए? काउंटिंग सीख गए, अक्षरों को पहचानना सीख गए, उनको गिनना सीख गए। उसके बाद हमने ऑपरेशन सीखे, ऑपरेशन में हमने एडिशन करना सीखा, सब्ट्रैक्शन करना सीखा, मल्टीप्लिकेशन करना सीखा, डिवाइड करना सीखा। जब हम ये सब सीख गए तो फिर हमने एक्वेशन बनाना सीखा, एक्वेशन बनाना सीख गए तो फिर हमने क्या निकालना सीखा? परसेंटेज निकालना सीखा। पहले एक्वेशन बाद में काउंटिंग हम नहीं सीखते, क्योंकि अगर आपको पहले एक्वेशन सिखाएंगे तो उसमें नंबर आएंगे और नंबर आपको पहचानना आता नहीं है। तो ये क्या है? एक सीरियल में बना हुआ नॉलेज है, एक सिस्टमेटिक फॉर्म से किया गया क्या है? एक नॉलेज है। तो इसी का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइज, एक सीरियल में बना हुआ नॉलेज। जैसे एक साइंटिस्ट ने हमको किसी चीज के बारे में नॉलेज दिया, अब अगला जो आदमी आएगा, अगला जो जनरेशन आएगा, वो उसी नॉलेज को स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करेगा, पहले उसके नोट्स को पढ़ेगा, फिर वहां से अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाएगा, और फिर वो अपने नॉलेज को देकर जाएगा, तो फिर अगला बंदा आएगा, फिर उस नॉलेज को स्टडी करेगा, वो आगे बढ़ाएगा। कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं करते। अगर हम जीरो से स्टार्ट करेंगे तो वही रह जाएंगे, आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज तो साइंस क्या है? एक ऑर्गेनाइज नॉलेज है, सीरियल में बना हुआ नॉलेज। क्लियर है? ओके। तो अब भाई फिजिक्स क्या है? तो आंसर है फिजिक्स साइंस की एक ब्रांच है। तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। क्या चीज है भाई? साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं? साइंस को क्या कहा जाता है? नॉलेज की एक ब्रांच कहा जाता है। और उसमें से किस ब्रांच का नाम ले रहे हैं हम? फिजिक्स का। अब विच इज स्टडी टू नेचर। तो फिजिक्स में आप किसकी स्टडी करते हैं? तो आंसर है नेचर के बनाए हुए नियमों की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? नेचर के बनाए हुए नियमों की। अब नेचर में कौन कौन से नियम हो रहे हैं? तो हम अपने चारों तरफ देखते हैं कि हमारे सामने सनराइज होता है, हम अपने बच्चे से कहते हैं सनराइज हुआ, रात के समय सनसेट हो गया, बच्चा हमारा डर गया, हमने बोला बेटा डर मत, कल फिर से सनराइज होगा। तो इसका मतलब ये है कि नेचर अपने आप को दोहरा रहा है। नेचर कभी नहीं भूलता कि कल सनराइज नहीं होगा, हमेशा सनराइज होगा। अगर आज सनसेट हुआ तो कल पक्का सनराइज होगा। तो इसका मतलब क्या है? नेचर ने एक नियम बना के रखा हुआ है और उस पर्टिकुलर नियम के अनुसार वो काम करता है। फिर हम लोग इसके बारे में सोचना स्टार्ट करते थे ऐसा क्या हो रहा है। तो हमने सोचा कि अर्थ गोल है, ठीक है, स्फेरिकल है, वो घूमती है, एक फिक्स टाइम के बाद जब वो सन के सामने आती है तो सनराइज हो जाता है, और घूमकर इधर चली जाती है तो क्या हो जाता है? सनसेट हो जाता है। तो हमने क्या किया? उस नॉलेज को डेवलप किया। ठीक है, तो हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? नेचर के लॉस की स्टडी करें। उसी का मतलब क्या होता है? फिजिक्स होता है। इसी तरह से सन के सामने मून आ गया, सूर्य ग्रहण लग गया। अब हम जानना चाहते हैं कि सूर्य ग्रहण कैसे लगा, तो हम क्या करते हैं? इसके बारे में स्टडी करते हैं। हमने देखा कि आज से 3 साल 4 महीने 2 दिन बाद फिर से ये प्रक्रिया होगी, तो फिर से क्या होगा? सूर्य ग्रहण होगा। तो हमने क्या किया? उसके बारे में कैलकुलेशन की, उसकी स्टडी की। किसकी? नेचर की। तो इस तरह से नेचर में जितनी भी फिनोमेना होंगे उनकी जब हम स्टडी कर रहे होंगे तो हम क्या पढ़ रहे होंगे उस समय? फिजिक्स। तो फिजिक्स क्या होता है? कुछ नियम बनाकर अपने नॉलेज को रखना क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। दैट इज फिजिक्स। क्योंकि फिजिक्स क्या है? साइंस की ये क्या होती है? क्लियर बेटा? यहाँ तक समझ में है? ठीक है। अब साइंस में हम समझ गए फिजिक्स क्या होती है। अब फिजिक्स तो ब्रांच हो गई साइंस की, बट हम नेचर में जो भी लॉज स्टडी करना चाहते हैं उन लॉज को स्टडी करने के लिए हम लोगों ने कुछ मेथड बनाए हुए हैं। उसमें से एक मेथड आपका आता है, इसका नाम उन्होंने रखा साइंटिफिक मेथड। अगर हम किसी भी नेचर के लॉ को स्टडी करना चाहते हैं तो हमको कौन से मेथड को स्टडी करना पड़ेगा? साइंटिफिक मेथड। ये हमको बताएगा कि वो लॉ कैसे काम कर रहा है। तो चलो उसकी तरफ बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है। चलिए पहले आप एक चीज समझिए जरा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि सन के जस्ट सामने मून आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। तो फिर मैंने आपको बताया कि 3 साल 4 महीने 2 दिन बाद ऐसी प्रोसेस फिर से होगी। तो हमने एक एग्जैक्ट कैलकुलेशन की। कैसे कर ली? तो उसके पीछे कौन है? साइंस। इसी तरह से मैंने आपको बताया आज सनराइज हुआ है, 24 घंटे बाद फिर सनराइज होगा। कैसे बताया? साइंटिफिक मेथड। अब वाटर का नीचे की तरफ फ्लो होता है,
का फ्लो होता है नीचे। नीचे क्यों होता है मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, किस मेथड से, साइंटिफिक मेथड से। इसी तरह से अब देखिए, एक हमारे पास बॉडी है या एक इंजन है, हम उसको चलाना चाहते हैं और किसी भी बॉडी को चलाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसको फोर्स लगाना पड़ता है। तो अब हम यदि उसको फोर्स लगा देंगे तो फोर्स लगाने से उसके पास मोशन आएगा और उस मोशन के कारण वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक जा सकता है। तो हमने आपको बताया कि ये इंजन है, इसमें इतने हॉर्स पावर का यदि इंजन लगा देते हो तो 1 घंटे बाद ये ग्वालियर में होगा और आज से 10 घंटे बाद ये मुंबई पहुंच जाएगा। तो हमने क्या किया, एक एग्जैक्ट कैलकुलेशन की और ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन हम तब कर पाएंगे जब हम साइंटिफिक मेथड के थ्रू ये समझ लेंगे कि मोशन के लॉस कौन कौन से होते हैं और उन लॉस को लगाकर हम बता पाएंगे कि ये ऐसा होना संभव है। ठीक है ना, कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसी तरह से हम एरोप्लेन को उड़ाते हैं तो उड़ जाता है। तो अगर एरोप्लेन को हमको उड़ाना है तो उड़ जाता है, तो वो क्यों उड़ जाता है, तो उसके पीछे क्या है, साइंटिफिक मेथड है। और साइंटिफिक मेथड से हम ये एक्सप्लेन कर देंगे कि इस पर उड़ने के लिए कौन से नियम लगते हैं, जिससे वो क्या कर जाता है, उड़ जाता है। ठीक है, तो साइंटिफिक मेथड के बेसिस पर हम लोग नेचर के नियमों को स्टडी करते हैं और स्टडी करने के बाद हम प्रेडिक्शन करते हैं। प्रेडिक्शन का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। क्या भविष्यवाणी करना, जैसे अभी एक भविष्यवाणी मैंने आपको बताई कि सन के बीच में कौन आ गया, मून, और फिर मैंने आपको बताया कि ऐसी प्रक्रिया कब होगी, 3 साल बाद, 4 महीने 2 दिन बाद होगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब मुझे 3 साल का वेट करना पड़ेगा, फिर 4 महीने का वेट करना पड़ेगा, फिर 2 दिन का वेट करना पड़ेगा। अगर वो चीज आ जाती है तो मैंने क्या कर दिया, मैंने प्रूव कर दिया कि मैंने जो नियम बनाया है नेचर का, नेचर को देखकर, मैंने नियम नहीं बनाया, नेचर वो काम कर रहा है, बस मैंने उसको ऑब्जर्व किया और देखा, समझकर मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है और देखो आज वो वैसा ही हो रहा है। एक एरोप्लेन को चलाते हैं, उसमें बड़े पंख लगाऊंगा तो वो ज्यादा आदमी को लेकर जाएगा, छोटे पंख लगाऊंगा तो वो कम आदमी को लेकर जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यस, प्रेडिक्शन कर रहा हूँ इस तरह से। तो ये सब आपका क्या कहलाता है, साइंटिफिक मेथड कहलाता है। तो साइंटिफिक मेथड के बेसिस पर हम क्या समझते हैं, नेचर के लॉज को समझते हैं। तो जरा उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार, क्या कह रहा है। साइंटिफिक मेथड इज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल phenomena is as much detailed as possible and use this knowledge to predict, पहले प्रिडिक्ट करेंगे, मॉडिफाई कर देंगे और कंट्रोल, नेचर में जो भी चीज हो रही है उस पर हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। इसको क्या कहा जाता है, साइंटिफिक मेथड कहा जाता है। अब साइंटिफिक मेथड को समझने के कुछ स्टेप्स होते हैं और अगर वो स्टेप्स आप समझ लेते हैं तो आपके लिए किसी भी लॉ को समझना बड़ा आसान हो जाएगा। तो उसमें फर्स्ट हमारा स्टेप्स आता है ऑब्जर्वेशन। अब देखिए किसी भी लॉ को किस तरह से समझा जाता है, ध्यान से देखिए। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या आता है हमारा, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, हम नेचर में जाएंगे, अपने सेंसर का उपयोग करेंगे और ऑब्जर्वेशन करेंगे। पहला काम होता है देखना। तो हमने देखा कि पेड़ से सेब नीचे गिरता है, वो हमेशा नीचे की तरफ गिरता है। कोई भी चीज को आप ऊपर की तरफ उछालोगे वो हमेशा कहाँ आती है, नीचे की तरफ आती है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन। ये हमारा एक ऑब्जर्वेशन है। ओके, हमने देखा कि किसी भी चीज को ऊपर उछाला जाता है वो नीचे आती है, पेड़ से सेब गिरता है वो भी कहाँ आता है, नीचे आता है। इसी तरह से हमने पानी को ऐसे डाला और हमने बोला रुको, तो वो हमारी बात नहीं मानता, वो रुकता नहीं है, बह जाता है। हमने कहा तुम्हें बहना है, ठीक है, तो इधर बहो, नहीं, वो इधर ही बह के जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। इसी तरह से पहाड़ से पानी नीचे की तरफ गिर रहा है, नीचे गिरता है, हम देख रहे हैं, तो हमने क्या किया, ऑब्जर्वेशन किया। जब बारिश होती है तो रेनबो बनता है कलरफुल, ये क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। पानी जब ऊपर से नीचे गिरता है तो इतना बड़ा पेड़ है, उसकी ऊपर वाली पत्ती हरी क्या है, हरी क्यों होती है, क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है साइंटिफिक मेथड को स्टडी करने का, ऑब्जर्वेशन। बिना ऑब्जर्वेशन किए आप कोई रिजल्ट नहीं बना सकते। तो पहला काम ऑब्जर्वेशन। अब देखिए, अब हमने इनमें से कोई भी एक चीज को ले लिया, जैसे इतने सारे फिनोमेना है, इसमें से मान लीजिए मैंने वाटर वाला ले लिया। अब वाटर ऊपर से कहाँ आ रहा है, नीचे। अब मैं अपने घर पर आया और अपने घर में मैंने एक लैब बना के रखी हुई है और उस लैब में अब नेचर में जो चीज हो रही है मैं उसको कॉपी करने की कोशिश करूंगा। उसे हम बोलते हैं कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। क्या नाम दिया उसको, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। अब हम उस पर क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। देखिए किस तरह से कंट्रोल करेंगे। हमने एक ट्यूब बनाई, उसमें हमने पानी को डाला, ठीक है।
अब हमने देखा कि पानी वो क्या बोलते हैं, जो पहाड़ था हमारा उसको तो हम ऊपर नीचे नहीं कर सकते, वो तो एक तरफ से हाइट है उसके पास, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस ट्यूब को पहाड़ बनाया। कैसे? इसमें पानी डाल दिया और अब एक ही तरीका है, पानी को अगर मुझे इधर से इधर ले जाना है तो मैं इसको ऐसे उठा दूं। तो जैसे ही मैं इसको ऐसे करता हूं तो मैं क्या देखता हूं, वाटर का फ्लो इधर से इधर की तरफ होता है, इस डायरेक्शन से इधर की तरफ फ्लो। अब मुझे वाटर का फ्लो इधर कराना है तो क्या तरीका है, मैं इस ट्यूब को कैसे कर दूं, ऐसे, तो पानी ऐसे फ्लो होता है। बस पकड़ में आ गया। हमने बाहर को तो नहीं कर सकते थे, लेकिन घर में आकर हमने वही एक्सपेरिमेंट दोहराया। क्या किया, एक पानी की ट्यूब बनाई, पानी की एक नाली बनाई, उसमें पानी को डाला और एक तरफ से उसको क्या कर दिया, झुका दिया, बेंड कर दिया। तो हमने देखा कि पानी इधर ऊपर से कहाँ आता है, नीचे। तो हमने यहाँ पे नियम बना लिया कि पानी हमेशा ऊपर से हमेशा कहाँ आएगा, नीचे आएगा। जहां कहीं पर भी हाइट होगी पानी हमेशा वहां से चलेगा, कहाँ जाएगा, जहां पर हाइट क्या होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, नेचर के बनाए हुए लॉ पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से हमको बारिश के समय में रेनबो नजर आता है, तो हम अपने घर पर आए, हमने यहाँ से फव्वारा चलाया, यहाँ से बल्ब चालू किया, हमको कलर दिखते हैं। तो हमने क्या किया, अब वो फव्वारा जाके हमने अपने दूसरे कमरे में चलाया, यहाँ से फव्वारा चलाया, यहाँ से लाइट दी, हमको यहाँ पर भी रेनबो बनता है। वहां फव्वारा चलाया तो वहां बल्ब से लाइट दी तो वहां रेनबो बनता है। तो हम कहीं पर भी इंद्रधनुष बना सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, नेचर में होने वाली घटनाओं को कंट्रोल कर रहे हैं। दिस इज कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। इसको क्या कहता है, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। इसी तरह से हम देखते हैं कि पानी ऊपर से नीचे टपकता है। कैसे टपकता है, तो हम इसको कंट्रोल करना चाहते हैं। तो कंट्रोल करने के लिए हमने देखा, ये ऑब्जर्व किया कि भाई बारिश होने से पहले बहुत गर्मी होती है। अब जब वो गर्मी होती है तो गर्मी से क्या होता है, जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं और फिर वो पानी बनकर कहाँ गिरते हैं, नीचे। तो अब इस चीज पर हमने कंट्रोल किस तरह से किया, हमने एक भगोना बनाया, भगोना लिया, उसमें पानी भर दिया। अब हमने उसको पानी भर दिया और नीचे गैस जलाई, गैस जला के पानी को गर्म किया। अब हमने पानी को गर्म किया, गर्म करने से पानी का क्या होता है, पानी गर्म होगा तो पानी के बीच का जो डिस्टेंस होता है, एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो डिस्टेंस होता है, एक फोर्स होता है, वो वीक हो जाता है और ये मॉलिक्यूल दूर होना स्टार्ट हो जाते हैं इस तरह से। तो जो पानी के मॉलिक्यूल डेंस थे अब वो क्या हो जाएंगे, लाइट, और लाइट होकर हल्के हो जाएंगे तो वो कहाँ उठेंगे, ऊपर। और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद वो काय में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब वो स्टीम कहाँ जाती है, ऊपर। अब ऊपर हमने एक ठंडा बर्तन रख दिया, क्या रख दिया, ठंडा बर्तन। अब ठंडा बर्तन से वो टकराते हैं तो हम देखते हैं पानी टपकता है, करके देखना करते हैं। देखा है ऐसा होता है। तो पानी टपकने का मतलब क्या है कि जब गर्मी पड़ती है तो जो समुद्र का पानी होता है वो वाष्प बन के, वेपर्स बन के, वाटर की वेपर्स बन के कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, क्लाउड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लाउड। टपकता है नीचे की तरफ। चलिए, तो ये क्या किया हमने, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट किया। इसी तरह से किसी गेंद को जब हम छोड़ते हैं तो हमेशा नीचे आती है, तो फिर हम इस पर कंट्रोल करना चाहते हैं। तो कई साइंटिस्ट थे, कैवेंडिश नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, दो भारी भारी ऑब्जेक्ट थे, ठीक है, एक भारी ऑब्जेक्ट है, दूसरी भारी ऑब्जेक्ट है। जब वो आपस में उनको लटकाते थे तो वो एक दूसरे के नजदीक आ जाती थी। कैसे आ जाती थी, नजदीक। तो उन्होंने बताया कि जो चीजें भारी होती हैं और भारी चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, उस फोर्स का नाम उन्होंने रखा ग्रेविटेशनल फोर्स। और अब हम समझ गए कि अर्थ कैसी है, भारी है, और इस ऑब्जेक्ट के पास भी मास होता है, तो अर्थ इसको क्या कर लेती है, अपनी तरफ खींच लेती है। इसलिए ये हमेशा कहाँ आता है, नीचे आता है। क्या कर रहा है, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से साइंटिफिक मेथड का फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन। सेकंड स्टेप क्या हुआ, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। अब अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अभी हमारी साइंटिफिक थ्योरी या मेथड अभी कंप्लीट नहीं हुआ, 2 स्टेप हुए। अब थर्ड स्टेप में हम क्या देखेंगे, रीजनिंग करेंगे। अब आपकी रीजनिंग 2 तरह की होती है। नंबर 1, क्वालिटेटिव रीजनिंग। अब क्वालिटेटिव रीजनिंग का मतलब क्या होता है कि आपने किसी फिनोमेना को देखा, फिर उस पर कंट्रोल किया, अब आप उसके रीजन को बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। कंट्रोल तो कर लिया, लेकिन रीजन क्या है, नीचे क्यों आ रहा है। तो देखिए अब इधर ये हमारे पास एक स्लोप है, एक ट्यूब है, इसमें हमने पानी को डाल दिया, और जब हम इसमें स्लोप क्रिएट करते हैं, क्या क्रिएट करते हैं, स्लोप। हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट का रीजन बता रहे हैं, रीजनिंग कर रहे हैं। कौन सी वाली रीजनिंग, क्वालिटेटिव, यानी कि हम उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, उसके गुण के बारे में बता रहे हैं। क्या गुण बता रहे हैं कि हम जब ऐसे कर देते हैं तो एक सिरा
ऊंचा हो जाता है, एक सारा नीचे हो जाता है, इसके पास हाइट आ जाती है, इसके पास जीरो हाइट आ जाती है। और जब हम ऐसा कर देते हैं तो ये वाटर हमेशा कहाँ जाता है, अधिक हाइट से लो हाइट की तरफ जाता है, यानी कि ऊपर देखा जाता है नीचे। तो हमने क्या बताया, रीजन दिया किसका, वाटर के नीचे जाने का। दूसरे रीजन भी हो सकते हैं। दूसरा रीजन कुछ इस तरह से हो सकता है कि हम जानते हैं वाटर के मॉलिक्यूल के पास क्या होता है, मास होता है, वाटर के पास क्या होता है, मास। तो वो ग्रेविटी के कारण वो पार्टिकल कहाँ जाना चाहते हैं, तो ये हम क्या बता रहे हैं, यस, क्वालिटेटिव रीजनिंग कर रहे हैं। तो हमने उसकी क्या बताई, रीजनिंग की। इसी तरह से रेनबो हमको बनाना है, तो हमने क्या किया, यहाँ से लाइट को चालू किया, यहाँ से फव्वारा चलाया, तो हमको रेनबो दिखता है। क्यों दिखता है, और उसका क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, रीजनिंग करेंगे और अब उसके कारण को बताएंगे। तो हमने बताया, हमने ये सोचा कि भाई जो लाइट होती है उसके पास पहले से ही 7 कलर्स होंगे, तो पानी ने क्या किया, उन कलर्स को अलग कर दिया। तो पानी क्या करता है, उन कलर को अलग करता है। तो हमने क्या बताया, यस, क्वालिटी बताई, समझ आई बात। तो ये पहली रीजनिंग हुई। अब दूसरी रीजनिंग हम इस तरह से बताते हैं, क्वांटिटेटिव। अब रीजनिंग का अगला पार्ट आता है क्वांटिटी बताना। इस तरह से देखिए, ये आपके सामने एक ट्यूब है, इसमें आपने पानी को डाला। अगर आप स्लोप को कम रखते हो तो पानी धीरे धीरे आता है, स्लो आता है। स्लोप को ज्यादा रखते हो तो पानी सर सर करके जल्दी जल्दी आता है, और ज्यादा करते हो तो और तेजी से आता है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप एंगल को चेंज कर रहे हैं, एंगल 20 डिग्री है तो पानी कम आएगा, एंगल 30 डिग्री है तो पानी ज्यादा आएगा, एंगल 90 डिग्री है तो पानी और ज्यादा आएगा। तो आपने एक क्वांटिटी बताई मेरे को, एक नंबर बताया आपने, और उस नंबर के बेसिस पे मैं समझ गया कि अगर ये झुकाव ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा पानी कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। और नहीं बात, ओके। इसी तरह से हमने ये देखा, क्या देखा भाई, कि हम गेंद को नीचे की तरफ गिराते हैं। कहाँ गिराते हैं, नीचे की तरफ। वो हमेशा नीचे की तरफ गिरती है, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस पर फोर्स लगाती है, ठीक है, फोर्स लगाने से वो नीचे की तरफ आती है। अब यदि हम इस गेंद को अर्थ से थोड़ा सा दूर ले जाएंगे, यानी कि उनके बीच का क्या कर देंगे, डिस्टेंस बढ़ा देंगे, तो ये फोर्स का क्या होगा। तो हमने ऑब्जर्व किया कि अगर हम ये डिस्टेंस को 2 टाइम कर देते हैं तो ग्रेविटेशनल का फोर्स जो होता है वो 1/4 टाइम डिक्रीज हो जाता है, पोटेंशियल 1/2 टाइम डिक्रीज हो जाता है, और कौन सा फोर्स होता है, न्यूक्लियर फोर्स 128 गुना डिक्रीज हो जाता है। तो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, नंबर। और नंबर देने का मतलब क्या कर रहा हूँ मैं, कौन सी मैं रीजनिंग कर रहा हूँ, क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटी में क्या करना है, हमको एक नंबर बताना है, और नंबर बताने से आपको एग्जैक्ट क्लियर इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भाई इसका कारण तो ये है, लेकिन इसकी इतने नंबर होंगे, इतनी क्वांटिटी होगी, तो आप उसको और अच्छे से क्या कर पाओगे, एक्सप्लेन कर पाओगे। तो इस तरह से फर्स्ट स्टेप ऑब्जर्वेशन, सेकंड स्टेप कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, थर्ड स्टेप रीजनिंग। और रीजनिंग के 2 पार्ट है, पहले पार्ट में आप रीजन बताओगे, दूसरे पार्ट में आप उसकी क्वांटिटी बताओगे। क्लियर है यहाँ तक। थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब फोर्थ स्टेप में क्या आता है कि रीजन बता दिया, क्वांटिटी बता दी। अब क्वांटिटी को और ज्यादा डेवलप करने के लिए, अच्छा करने के लिए हमको कुछ चाहिए। देखिए जैसे एक गेंद मेरे पास यहाँ पर है, अर्थ इसको अपनी तरफ खींचती है, ओके, क्योंकि इसके पास मास है। तो मैंने कहा सन क्यों नहीं खींच रहा, सन के पास तो मास है, सन इससे ज्यादा भारी है, तो फिर सन की तरफ क्यों नहीं जा रही। तो मैंने बोला ना, हाँ सन भी खींचता है इसको, सन ने अर्थ को खींच के रखा हुआ है, ठीक है, इसलिए अर्थ किसके चारों तरफ घूमती है, सन के चारों तरफ घूमती है। लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ कि ये गेंद मेरे पास यहाँ पर है और अभी इसको अर्थ खींच रही है, जबकि मून के पास भी मास है, सन के पास भी मास है, दोनों में से कोई नहीं खींच रहा। तो मैंने आपको सोचकर बताया रीजनिंग की, मैंने कहा कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के नजदीक है, इसलिए अर्थ इसको खींच रही है, मून नहीं खींच रहा। तो हमने बोल दिया कि कितना दूर होगा तो मून खींचेगा, या कितना दूर होगा तो सन खींचेगा। अब हम फंस गए, अब हम नहीं बता पा रहे। तो हम तभी बता पाएंगे जब हमारे पास एक मैथमेटिकल क्या होना चाहिए, फॉर्मूला होना चाहिए। तो अब हमारे रीजनिंग को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगला स्टेप क्या आता है, मैथमेटिक्स। तो अगला टॉपिक आएगा हमारा मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग। अब आपने कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसलिए बताया था मेरा बेसिक में क्या होता है फॉर्मूला, फोर्स का F इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 अपॉन R। अब सुनिए जरा ध्यान से, ये मास है हमारी अर्थ का,
यानी कि खींचने वाली एजेंसी का मास है, अर्थ का मास है। ये मास किसका है? ऑब्जेक्ट का है। और ये क्या है? डिस्टेंस, अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस। वो डिस्टेंस हम यहाँ रखेंगे, अर्थ का मान यहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट का मान यहाँ रखेंगे और जी की वैल्यू रखेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। वो एक कैलकुलेशन आई, ठीक है। अब दूसरी कैलकुलेशन हम किसके लिए करेंगे? सन के लिए करेंगे। अब यहाँ पर किसका मान रखा जाएगा? सन का। यहाँ पर किसका मान रखा जाएगा? जिस ऑब्जेक्ट को छोड़ रहा है उसका। और यहाँ डिस्टेंस किसकी रखी जाएगी? यस, आज से सन की डिस्टेंस कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। उस 15 करोड़ किलोमीटर को जब आर का स्क्वायर करोगे तो कितना बड़ा डिस्टेंस हो गया? अगर डिस्टेंस इतना बड़ा हो गया तो फोर्स का क्या होगा? यस, ठीक हो जाएगा। तो अब रिजल्ट बना, कैलकुलेशन करने से हमको ये समझ में आ गया कि अर्थ के पास जब ऑब्जेक्ट होती है तो उसके लिए फोर्स ज्यादा आता है, और इसी ऑब्जेक्ट के लिए सन के लिए जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये फोर्स कैसा आता है? कम आता है। तो हमने एक एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दी, बट किसके बेसिस पर? मैथमेटिकल मॉडल के बेसिस पर। अगर ये मॉडल नहीं होता तो आप एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आप हमको नहीं देंगे। ये बात समझ आई। इसी तरह से हमने किसी गाड़ी को चलाना है और हमने उस पर ब्रेक लगाया, और ब्रेक लगाते हैं वो ऑब्जेक्ट 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके क्या हो जाती है? रुक जाती है। तो कैसे रुक गई? तो हमने आपको बताया v स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? u स्क्वायर प्लस के 2a। अब आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी आप 0 कर देना चाहते हैं, और आप क्या निकालना है? उसकी डिस्टेंस। तो इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हो? उसका डिस्टेंस, राइट। कैसे निकालोगे? ये फॉर्मूला लगाओगे। तो इससे आपने एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दी ना। अगर वो इंफॉर्मेशन देने के लिए क्या जरूरी था आपके पास? मैथमेटिकल मॉडल। इसी तरह से हम कितना ब्रेक लगा दें कि वो रुक जाए, तो हमको पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल टू m इंटू ए। तो अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाओगे तो उसमें क्या आएगा? एक्सीलरेशन आएगा। तो दो तरह के फोर्स लगते हैं। अगर आप एक्सीलरेटर देते रहोगे तो ये फॉर्मूला होता है v बराबर u प्लस ए टी। इधर देखिए, अगर आप फोर्स लगा रहे हैं यानी कि एक्सीलरेशन दे रहे हैं, तो अगर आप एक्सीलरेशन देते रहोगे, जितने टाइम तक आप एक्सीलरेशन देते रहोगे उतने टाइम तक उसकी वेलोसिटी क्या होती रहेगी? बढ़ती रहेगी, और उतनी ज्यादा वो डिस्टेंस ट्रेवल करती रहेगी। और जब आप ब्रेक लगा दोगे, ब्रेक लगाने से क्या होगा? ब्रेक लगाने से उसका एक्सीलरेशन कम हो जाएगा, और एक्सीलरेशन कम हो जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो हमारी क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। तो अब आपने मोशन के इफेक्ट को समझाने की कोशिश की, किस बेसिस पर? मैथमेटिकल मॉडल के बेसिस पर। इसी तरह से हम एक ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, उसके पास क्या है? मोशन है। कितना मोशन है बता दो, तो हम आपको बताएंगे, एक मॉडल बना के बताएंगे। वो मॉडल होता है हाफ mv स्क्वायर। अगर आपको उसकी वेलोसिटी पता है तो आपको उसकी क्या पता है? यस, एनर्जी। अगर आप उसको ज्यादा वेलोसिटी से फेंकोगे तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर आप उसको कम वेलोसिटी से फेंकोगे तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? कम होगा। तो ये क्या है? मैथमेटिकल मॉडलिंग। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग हमारे नॉलेज को इम्प्रूव कर देता है, डेवलप कर देता है, स्ट्रॉन्ग बना देता है, तब जाके आप कोई बात फिजिक्स या साइंस में कर पाते हैं। ठीक है, तो ये कितने स्टेप हो गए आपके? 1 2 3 4 स्टेप हो गए। अब यहां तक स्टेप स्टडी करने के बाद अगली बारी आती है, अब ये हमने नॉलेज कर लिया, किसी भी ऑब्जर्वेशन को देखा और उसका एक मैथमेटिकल मॉडल बना दिया। अब समझना इस बात को ध्यान से। अब ये मॉडल बनाकर हम किसी टीचर के पास चले गए, किसी प्रोफेसर के पास चले गए, या किसी साइंटिस्ट के पास चले गए, और उसके सामने हमने अपनी बात रखी कि भाई मैंने इस नेचर में होने वाले इस फिनोमेना को देखा है, और ये सब चीजें ऐसे ऐसे होती है, और ये मेरा मॉडल है। तो वो उसको हार के अडॉप्ट नहीं करेगा, वो उससे बोलेगा एक काम करो, तुमने मॉडल बनाया, ये सच है या झूठ है, सही काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है। ठीक है, दोनों चीजें हो सकती हैं, सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, सही ऑपरेशन भी हो सकता है, गलत ऑपरेशन भी हो सकता है। तो वो क्या करेगा? हमसे प्रेडिक्शन करोगा, भविष्यवाणी करोगा। अब अगला स्टेप आता है कि जो आपने मैथमेटिकल मॉडलिंग की है उसके बेसिस पे आपको क्या करनी है? भविष्यवाणी। तो हमने एक भविष्यवाणी की, एक मॉडल बनाया। किसका मॉडल बनाया? डिस्टेंस का, यही मान लीजिए। तो हमने इस तरह से भविष्यवाणी की कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को 1 मीटर की हाइट से आप गिराते हो, कितनी हाइट से गिराते हो? 1 मीटर की हाइट से गिराते हो, तो जब वो 1 मीटर की हाइट से नीचे की तरफ गिरती है तो एक स्लोप पर ट्रेवल करती है। उस स्लोप पर ट्रेवल करने से उसके पास कुछ वेलोसिटी आती है, और उस वेलोसिटी से वो 10 मीटर डिस्टेंस पर जाकर क्या हो जाती है? रुक जाती है। ये आपने क्या कर दिया? प्रेडिक्शन कर दिया। और अब इस चीज को आपने अपने फॉर्मूले में रखकर कैलकुलेट कर ये प्रूव कर दिया कि वो 20 मीटर पर जाकर रुक गई, तो ये क्या हो जाएगा? आपका मैथमेटिकल मॉडल वेरीफाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेरीफाई। और अगर वेरीफाई नहीं हुआ तो क्या होगा? यस,
फॉल्सिफिकेशन हो जाएगा। जैसे आप सांप सीढ़ी का गेम खेल रहे हैं और 99 पे जाके आप सांप का मुंह पड़ गया और उसने आपको काट लिया और कहां पे लाके पटक दिया 5 पे। तो अगर आपका मॉडल फेल हो गया, तो आपकी सांप सीढ़ी फिर से स्टार्ट हो जाएगी। फिर से स्टार्ट करो, फिर से उसको रीजन को डालो। तो ये चीज होती है, ठीक है। तो फिर से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा स्टार्टिंग से और आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके मॉडल में क्या प्रॉब्लम है। इसलिए अब आप देख रहे हैं ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में आर स्क्वायर आया है। स्क्वायर ही क्यों आया, क्यों क्यों नहीं आया, आर क्यों नहीं आया, आर की पावर 5 क्यों नहीं आई? तो इसमें सालों की मेहनत लगती है। एक फॉर्मूला बनाने में सालों लग जाते हैं और आप 5 मिनट में पढ़ के उसको चले जाते हो। यस, और यही नॉलेज है। हम 5 मिनट में इसको पढ़ रहे हैं, सालों की मेहनत को 5 मिनट में। अगर हम खुद ही साल लगा देंगे तो फिर अपने नॉलेज को हम कैसे बढ़ाएंगे? यस, तो ये चीज होती है। तो अब आप समझ गए स्टेप कौन बनते हैं इसके, ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, रीजनिंग के 2 पार्ट, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, और अगला क्या होता है मैथमेटिकल मॉडलिंग, जो आपकी रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। इसके बाद लास्ट होता है इसमें वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉल्सिफिकेशन। तो इस तरह से आपने कोई लॉ बनाना है, तो लॉ बनाने के लिए आपको साइंटिफिक मेथड लगाना पड़ेगा और साइंटिफिक मेथड से आप उसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये कहलाती है हमारी स्टडी। किसकी स्टडी? साइंस की स्टडी। वो भी किस फॉर्म में? सिस्टमेटिक फॉर्म में। इसी को क्या कहलाता है? ऑर्गेनाइज नॉलेज, सीरियल में बना हुआ। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर